फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। योजना विश्लेषण के मार्च माह के अंक में जो केंद्रीय बजट 25-26 के बारे में है, यानी वित्तीय वर्ष 25-26 जो 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 तक का रहेगा, उसमें हमने अभी 2 पार्ट देखा है। उसके तीसरे पार्ट के रूप में देखते हैं तो हम इसमें देखेंगे बजट 2025-26 एक पर्यावरण अनुकूल बजट। इसमें बजट में पर्यावरण अनुकूल या पारिस्थितिकी तंत्र के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं उसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद है बजट का राजकोषीय संघवाद, यानी जो फिस्कल फेडरलिज्म है उसको लेकर जो बजट में प्रावधान किए गए हैं, यानी जो केंद्र और राज्यों में वित्तीय शक्तियों का या वित्तीय संसाधनों का जो अंतरण होता है उसमें क्या क्या है उसको समझने की कोशिश इसमें करेंगे। और तीसरा है बजट 25-26 एक कर सुधारों की ओर भी प्रस्थान करता है। अभी तक थोड़ा सा रिकैप बता दें कि हमने अभी तक 2 पार्ट कर लिया है, जिसमें पहले पार्ट में हमने देखा है कि 3 टॉपिक थे, जिसमें संपादकीय था, दूसरा ये था कि जो हमारे एन नागेश्वर राव जी हैं मुख्य आर्थिक सलाहकार, उनका आर्टिकल था कि विकसित भारत 2047 के लिए क्या क्या करना है, उसको डिटेल उसमें बताया गया था बजट के बारे में को क्या क्या होना चाहिए। फिर इसके बाद जो बजट का जो तीसरा सर्च इंजन के रूप तीसरे ग्रोथ इंजन के रूप में निवेश के बारे में डिटेल में बात था, ये पहले में था। दूसरे में हमने देखा था बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और उससे जुड़े हुए पहलू को देखा, सौर ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी हुई चीज़ों को देखा, मेक इन इंडिया 2.0 का छोटा सा था उसको भी देखा। तीसरे पार्ट में अब उसके आगे बढ़ते हुए ये जो बजट 25-26 है ये कैसे पर्यावरण और अनुकूल बजट है, और फिर उसके राजकोषीय संघवाद और कर सुधारों को हम उसमें देखते हैं। देखिए, जो कहा गया है कि बजट 25-26 एक पर्यावरण अनुकूल बजट है। जैसे कि सबको पता है भारत तेजी से दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में चल रही है, और जब कोई देश तेजी से या कोई अर्थव्यवस्था तेजी से ग्रोथ करती है तो उसकी ऊर्जा की ज़रूरतें बड़ी तेजी से बढ़ जाती है, और उसमें जो है कहीं ना कहीं ऊर्जा अगर सही ढंग से नहीं रहा, सही कहते हैं कि सही तरीके से या नवीन या कह सकते हो ग्रीन एनर्जी नहीं रही या अच्छा मिश्रण नहीं रहा, तो वो फिर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने लगता है। खैर, जो पर्यावरण का नुकसान तो पहले से भी हो चुका है तो उसको भी बचाने की ज़रूरत है। तो इन सारे पहलू को हमारे बजट के विभिन्न प्रावधानों द्वारा एक एक करके ये दिखाया है कि कैसे हमारा बजट न केवल पर्यावरण अनुकूल बजट बनने की तरफ जा रहा है, दूसरे इसमें जो पारिस्थितिकी तंत्र है या जो जैव विविधता है उसके संरक्षण का भी पहल किया गया है। इसका मतलब ये है कि न केवल हम आर्थिक दृष्टि से ही विकसित भारत बनना चाहते हैं, हम अपने दायित्वों को भी जानते हैं कि पर्यावरण और जैव विविधता जलवायु के प्रति हमारे क्या दायित्व हैं। तो आइए बड़े डिटेल में ये समझाया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, एक पर्यावरण अनुकूल बजट देखा जाए तो भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में उभर रहा है। सबसे बड़ा लोकतंत्र है ही है, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ भी जा रहा है। अब तो इसमें कोई शक भी नहीं है। कई सारे अभी IMF का जो डेटा बता रहा है और भी लोग बता रहे हैं कि जापान को तो इसी साल मिड जो है जून जुलाई तक जापान को भारत क्रॉस कर जाएगा और चौथा बन जाएगा, और 2027 के अक्टूबर जाते जाते भारत जो है जर्मनी को भी पछाड़ के जो है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो ऐसे में हमारा जो जलवायु लक्ष्य है उसके प्रति भी हम अपनी प्रतिबद्धता दिखा रहे हैं। क्यों? जैसे मैं बार बार जब बताता हूं कि अर्थव्यवस्था और ऊर्जा का क्या संबंध है, तो मैं एक शरीर मानो एक व्यक्ति और उसकी खाद्य जरूरतों का क्या संबंध है। जैसे जो कोई व्यक्ति बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चल रहा हो, बिल्कुल ढीला ढाला यानी बिल्कुल आराम की जिंदगी जी रहा हो, उसकी खाद्य जरूरतें या ऊर्जा जरूरतें बहुत कम होगी, उसको बहुत कम भूख लग सकती है। लेकिन जो व्यक्ति एथलीट्स है, जो व्यक्ति बहुत तेजी से दौड़ रहा है, जाहिर सी बात है उसको ज़्यादा भूख लगेगी। तो उसी तरह से जो अर्थव्यवस्थाएं तेजी से छलांग मारती होती हैं तो उनकी ऊर्जा ज़रूरतें भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उस संदर्भ में भारत की भी ऊर्जा ज़रूरतें बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे एक संदर्भ है कि वही एथलीट्स अपनी ऊर्जा ज़रूरत को, अपने कार्बोहाइड्रेट को क्या कर सकता है, फास्ट फूड के जरिए भी पूरा कर सकता है या हेल्दी डाइट के जरिए भी पूरा कर सकता है। देखिए, जो दुनिया के पहले के देश थे, यानी हमसे पहले जितने भी देश हैं, अभी 4 देश हमसे ऊपर हैं, अमेरिका है, चीन है, जर्मनी है, जापान है, बाकी हमारे नीचे भी छोड़ दो, तो नीचे को तो छोड़ ही दो, हम अपने से ऊपर के भी 4 देश हैं, जब वो विकास कर रहे थे, जब वो अपने यहाँ औद्योगिकरण का विकास कर रहे थे, तो उन्होंने किसी भी तरह की, उनके पास कोई बंधन नहीं था, वो खुद जम के जो है, हालांकि चीन के सामने तो आने लगा था, लेकिन फिर भी वो विकासशील देश होने का फायदा उठाया और वो हर तरह की जो है
ऊर्जा चाहे ज़्यादातर जीवाश्म कार्बन जो है यानी कोयले आदि पर आधारित उसको खूब उपभोग किया। लेकिन भारत के सामने ये चुनौती है कि हमें एक तरफ हमें विकास ज़रूरतों को भी पूरा करना है, दूसरे हमें अपने पर्यावरण और जलवायु अनुकूलता को भी ध्यान देना है। इसी चीज़ को भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है और बजट में भी ये दिखाई दे रहा है। देखिए, ऐसा नहीं कि हम तेजी से दुनिया के 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से विकसित हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने अपने पर्यावरण जरूरतों को नहीं पूरा कर दिया। हमने जो 2005 के स्तर की तुलना में अपने कार्बन तीव्रता को कम करने का लक्ष्य था वो पहले ही 36% कर लिया था। 35% था, हमने 36% कर लिया था। फिर उसके बाद हमने अपने एनडीसी में इसको बढ़ा के कहा कि 2030 तक हम इसे 45% कर लेंगे। अब ये कार्बन तीव्रता क्या है जरा इसको भी समझ लें, जो नए बच्चे होंगे उनके लिए। देखिए, कार्बन तीव्रता मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कितना का जो है मात्रा। जैसे जीडीपी होती है, जीडीपी क्या होती है? वस्तुओं और सेवाओं का जो है मौद्रिक मूल्य है, यानी जो वस्तुएं सेवाएं उत्पादित होती है उनका मौद्रिक मूल्य। अब उसमें जीडीपी को मान लो जैसे 100, किसी का जीडीपी 100 है तो उसमें एक इकाई जीडीपी को उत्पादित करने के दौरान जितना कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है या जीवाश्म ईंधन जो है ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है उसे उसकी कार्बन तीव्रता मान ली जाती है। अब सपोज दैट कि अभी फिलहाल जैसे एक इकाई जीडीपी के लिए जो है 1 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि हम जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग कर रहे हैं। कल इसी एक जीडीपी इकाई के लिए अगर 800 ग्राम या 700 ग्राम या 500 ग्राम जो है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होने लगे तो हमारी उस कार्बन तीव्रता कम हो गई और हमने उतना बचाया। और यही लक्ष्य है कि 2030 तक हम अपने में 45% कमी कर लेंगे। यानी जो अभी 100 ग्राम अगर 1 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रति इकाई निकाल रहे हैं तो हम 550 ग्राम पर भी वही जो है अपना जीडीपी उत्पादित करेंगे। और पिछले वर्ष तक ही हमने जो नवीकरण ऊर्जा क्षमता था वो 2010 गीगावाट तक हमने प्राप्त कर लिया है। और ये हमारे जो लक्ष्य है कि 50% तक लाना है उसके काफ़ी 47% तक हम विद्युत वाले में तो 47% तक पहुंच गए हैं। और 2030 तक हमारा 1000 गीगावाट का उम्मीद है कि 1000 गीगावाट हमारे पास बिजली की जरूरत पड़ेगी, उसका हम 500 गीगावाट जो है इसी नवीकरण ऊर्जा स्रोत से प्राप्त करेंगे। तो हम तेजी से बढ़ भी रहे हैं और हमारे पास जो है ये भी दिखा रहा है कि हम अपने पर्यावरण दायित्व के प्रति भी हम ओझल नहीं है। और इसी संदर्भ में हमारा केंद्रीय बजट भी वो बात कह रहा है जो जलवायु लक्ष्यों को मजबूत कर रहा है और आर्थिक विकास योजनाओं का जो है ये हमारा जलवायु परिवर्तन को आर्थिक विकास योजनाओं का अभिन्न हिस्सा बना रहा है। यानी ऐसा हमारा आर्थिक विकास मॉडल बन रहा है जो कि जलवायु परिवर्तन के साथ अनुकूलित हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल आर्थिक विकास पर ध्यान देना है, न केवल जो है जलवायु पर ध्यान है। भारत एक तरह से परफेक्ट संतुलित विकास की तरफ चल रहा है जिसमें दोनों पर बल देने की बात की जा रही है। और इस बजट में स्वच्छ ऊर्जा के बारे में बात है, परिवहन को बेहतर बनाने की बात है, महत्वपूर्ण खनिजों सहित जलवायु कार्रवाई के विभिन्न पहलुओं को समर्थन इसमें देने की बात है। साथ ही साथ इसमें जलवायु अनुकूलन पर भी ध्यान दिया गया है क्योंकि जलवायु परिवर्तन एक वर्तमान परिघटना हो गई है जो उसका प्रभाव दिख रहा है। और ऐसे में अपने कमजोर वर्गों को, क्योंकि वैश्विक स्तर पे जो भी कोई आपदा या चुनौतियां आती हैं उसका प्रभाव, उसका नुकसान, दुष्प्रभाव सबसे ज्यादा उसी पर पड़ता है जो कमजोर वर्ग है। तो उन्हीं कमजोर वर्गों को भी संरक्षित रखने के लिए, खासतौर से जो कृषि प्रभावित हो रही है उसको भी मेंटेन रखने के लिए हमने कोशिश कर दिया है। और खाद्य सुरक्षा और किसानों के लिए ठोस उपायों की घोषणा भी हमारे बजट में की गई है। और ये बताता है कि हमारा बजट जो है क्या है, पर्यावरण अनुकूल या पर्यावरण अनुकूल बजट को लेकर चल रहा है। अगर देखें तो हरित क्षेत्रों की नीतियों के कार्यान्वयन में, शासन में और सुधार हो रहा है, सिर्फ बातें नहीं की जा रही है। पर्यावरण को लेकर हमारे पास क्या है, एक हरित नीति है और एक नवीकरण क्षेत्र है। दोनों तरफ बजट में वृद्धि, पिछले वर्ष की अपेक्षा वृद्धि की गई है। जैसे देखिए, भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय काम क्या करता है, पर्यावरण को संरक्षण, जलवायु को बचाने का काम करता है। इसका बजट 10% बढ़ा के 3412.82 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यह बताता है कि भारत सरकार हरित नीतियों के प्रति प्रतिबद्ध है, हरित नीतियों के भी प्रति प्रतिबद्ध है और नवीकरण ऊर्जा की तरफ भी प्रतिबद्ध है। इसलिए नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय के बजट में 39% वृद्धि करके इसे 25,649 करोड़ रुपए कर दिया है। यह बता रहा है कि भारत का जो बजट है
वो स्वच्छ ऊर्जा प्रणाली को बढ़ावा देने और नवीकरण ऊर्जा स्रोतों की हिस्सेदारी को बढ़ाने देने के लिए ये काम कर रहा है। यानी सिर्फ बातें नहीं कर रहा है, बजट में उसके लिए प्रावधान भी किया गया है। साथ ही साथ इस बजट में एक जो अप्रोच है, पिछले बारों की अपेक्षा जो है सरकार का अप्रोच है कि वो डाइवर्सिफाई सोलर पावर पर बले। देखिए सरकार ने जो अभी देख रहे थे ना कि 500 गीगावाट का नवीकरण ऊर्जा का लक्ष्य रखा है, उसमें 300 गीगावाट क्षमता जो है किससे हासिल करना है, सोलर से हासिल करना है। सोलर के सामने जो है कई सारी समस्या आ रही है, जैसे कि एक तो बड़े बड़े प्लांट लगाने की वजह से कई सारा पर्यावरणीय समस्या या कृषि योग्य भूमि अधिग्रहण, ट्रांसमिशन लाइन आदि समस्या, इंटरऑपरेबिलिटी की समस्या, तो यानी जो कि हर समय बिजली नहीं रहना, वो तो सही है, स्टोरेज आदि की समस्या तो है ही है। लेकिन इसको हमें ज़रूरत भी है, क्योंकि जितने स्रोत हैं उसमें जो सोलर एनर्जी है वो न केवल सबसे बेहतर, सबसे सस्ता है, बशर्ते ये और जो हमारे पास एनर्जी के, ग्रीन एनर्जी के और सोर्स होते हैं उनमें भी ये मदद कर सकता है। जैसे ग्रीन हाइड्रोजन के लिए सोलर एनर्जी बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। तो उसको लेकर सरकार ने कहा कि हम जो है ये सोलर एनर्जी को डाइवर्सिफाई कर दें। डाइवर्सिफाई मतलब करना, मतलब जो उपभोक्ता हैं उन्हीं को उत्पादक बना दिया जाए, तो ये जो बड़े बड़े प्लांट लगाने की समस्या आ रही है उनको समाप्त कर दो। तो इसको लेकर जो है सरकार ने इस बजट में 22,600 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जो पिछले वर्ष के संशोधित बजट अनुमान से 66% अधिक है। इसमें क्या क्या किया गया है, पिछले साल फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लाया गया था, जिसका योजना था कि जिनके घरों में 300 यूनिट तक बिजली फ्री रहता है उन्हें मुफ्त में सौर बिजली उत्पन्न दी जाए, और उनके यहाँ पे इसको लगाने की प्राप्त की गई है। और पिछले साल दिसंबर तक ही 6,30,000 हो गया है, यानी 9 महीने में ही 6,30,000 यानी 70,000 कनेक्शन हर समय लग रहे हैं। और इस पहल को राष्ट्रीय जलवायु समन योजनाओं में जोड़ा जा रहा है। दूसरा जो है प्रधानमंत्री कुसुम योजना, ये किसानों के लिए है और ये 2600 करोड़ का किया गया था, जो इसमें 3% की वृद्धि की गई है। इसके साथ क्या है कि किसानों को सौर ऊर्जा के क्षेत्र से पानी के सौर पंप दिया जाएगा, ताकि जो उनकी पानी की ज़रूरतें हैं, जो ज़्यादातर एनर्जी पर डिपेंड हो जा रही है, बिजली पर, या तो ग्रिड बिजली पर या तो डीजल पे, उसको कम किया जा सके। दूसरा साथ ही साथ है कि डीजल और ग्रिड पर निर्भरता कम करना है, और साथ ही साथ किसानों को ऊर्जा उत्पादक भी बनाने की बात इसमें की जा रही है, जिससे किसानों की आय भी बढ़े। बजट में सौर ऊर्जा उत्पादन और निर्माण पर भी बल दिया जा रहा है। देखिए बजट हमने अभी देखा कि सोलर ऊर्जा है, उसकी एक और प्रॉब्लम या जो भी और ग्रीन या रिन्यूएबल एनर्जी है या ईबी आदि है, उसकी सबसे खास बात क्या है कि उस पे जो है कहीं ना कहीं चीन का किसी न किसी तरह से उसके जो टेक्नोलॉजी है या जो उसका उत्पादन है उस पर उसकी बादशाहत है ना, उसका एक तरह से कह सकते हो कि पूरा होलसेल कब्जा है। और ऐसे में चीन के हमारे संबंध तो कितने अच्छे हैं, सब आप लोगों को पता ही है। तो हमारे प्रयासों को चीन क्या करता है, पलीता लगाने की कोशिश करता है। और ऐसे में जरूरत क्या है कि हमें स्ट्रेटेजिक हितों से भी और वैसे भी हमें इन प्रौद्योगिकियों को, जो ग्रीन प्रौद्योगिकियां हैं, उनको घरेलू स्तर पे विनिर्माण की कोशिश करनी चाहिए, जो हमारी बड़ी पैमाने पर मांग को पूरा करेगी। साथ ही में हम और भी लाइक माइंडेड देशों के साथ इसे साझा कर सकते हैं, जिसमें जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। ईयू भी हमारे साथ ये कर रहा है, क्योंकि वो भी, उसकी भी निर्भरता ग्रीन एनर्जी को लेकर किस पे है, उसकी प्रौद्योगिकी को लेकर किस पे है, चीन पे है। तो इसमें देखिए 2025-26 में सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी के निर्माण को बढ़ावा देने और आयातित सामग्रियों पर निर्भरता घटाने के लिए औद्योगिक नीतियों में समायोजन किया गया है। सौर सेल और ग्रिड स्तरीय बैटरियों सहित सौर मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के उपाय भारत के सौर क्षेत्र में अग्रणी बना सकता है। नवीकरण ऊर्जा के ट्रांसमिशन के लिए 600 करोड़ रुपए ऊर्जा गलियारों के लिए, ग्रीन ऊर्जा गलियारों के लिए दिया गया है। डिस्कॉम को भी पैसा दिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें की जा रही है। साथ ही में हरित हाइड्रोजन क्षेत्र की बढ़ावा देने के लिए जो पहले 300 करोड़ था उसे 600 करोड़ किया जाया है। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, देखिए हाइड्रोजन जो गैस होती है वो जो भी कंबसन या जो भी है वो ऊर्जा का बड़ा स्वच्छ स्रोत होता है। उसके जलाने के बाद सिर्फ पानी निकलता है और कुछ नहीं निकलता है, और अच्छा खासा ऊर्जा मिलता है। लेकिन उसके उपयोग किस तरीके से हाइड्रोजन गैस आ रही है, वैसे तो प्रकृति में देखा जाए, नेचर में तो हाइड्रोजन इतनी ज़्यादा एक्टिव होती है कि वो इंडिविजुअल मिलती ही नहीं है वो, लेकिन कभी जैसे दबी हुई कहीं धरती के अंदर मिल जाए तो हाइड्रोजन मिलता है। फ्रांस आदि देशों में, यूरोप के कुछ देशों में वहाँ पे स्रोत पता चला है जहाँ के ज़मीन के नीचे जो है
प्राकृतिक हाइड्रोजन दबी हुई है, लेकिन उसको व्हाइट हाइड्रोजन बोलते हैं और वो हमारे पास तो है नहीं। हमारे पास जो है तो उसका इस्तेमाल तो हम क्या करते हैं कि पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस से हाइड्रोजन बनाएंगे और साथ ही साथ उसके लिए जो इलेक्ट्रोलाइसिस में जो ऊर्जा लगती है उसको हम अपने ग्रीन ऊर्जा से, सोलर से आदि से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है उन क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जा सकता है जिनको डीकार्बनाइज करना या उनसे जीवाश्म ईंधनों से दूर रखना बड़ा मुश्किल है। ऐसे में इस्पात है, सीमेंट है, शिपिंग है, विमानन है, लॉन्ग हाल ट्रांसपोर्ट जैसे कठिन जो डीकार्बनाइज क्षेत्र हैं, इनके कार्बन उत्सर्जन को कम करने को लेकर ग्रीन हाइड्रोजन मददगार हो सकता है। और साथ ही साथ इन सारी चीज़ों के बावजूद मेन प्रमुख अभी एक समस्या बनी हुई है कि नवीन ऊर्जा क्षेत्र के लिए प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर पूंजी जुटाना अभी भी एक चुनौती है। और ये बात हमारे ग्रीन बॉन्ड के जो ग्रीनियम बोला जाता है कि जो उनको लाभ मिलता है अन्य बांडों की अपेक्षा, उसमें उसका बहुत कम होना एक चिंता का विषय है और वो सब्सक्राइब भी नहीं हो रहा है। तो एक चिंता का विषय भी है, ये बात इसमें बताया गया है। दूसरा एक अगला जो मेन है वो परमाणु ऊर्जा, और उसको लेकर ये माना जा रहा है कि यह अनुकूल भी है, पर्यावरण अनुकूल भी है और ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी एक दूरदर्शी उपाय है। देखिए नवीकरण ऊर्जा वो होता है जिसको रिन्यू होता जाता है, और ग्रीन एनर्जी वो होती है जो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में नहीं करे या ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन न करे। तो ग्रीन एनर्जी के रूप में, हालांकि ये रिन्यूएबल नहीं है, लेकिन ग्रीन एनर्जी के रूप में जो है परमाणु ऊर्जा अन्य ऊर्जा स्रोतों की अपेक्षा काफ़ी बेहतर विकल्प है, क्योंकि इसका ग्रीन हाउस गैस जो फुटप्रिंट होता है बहुत ही मिनिस्कल होता है। इसको लेकर परमाणु ऊर्जा की प्रौद्योगिकी आज से नहीं है, बहुत पहले से है, लेकिन इसको लेकर कई सारी चुनौतियां हैं। बड़े बड़े प्लांट लगाने की अपनी अपनी समस्याएं आती हैं। भारत में तो और भी समस्याएं आती हैं, कई सारा प्रतिबंध लगा हुआ है। लेकिन वर्तमान समय में जब दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही है, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रही है, तो रिन्यूएबल एनर्जी की कुछ समस्याएं हैं, जैसे इंटरऑपरेबिलिटी। 24 घंटे बिजली नहीं रहेगी। आप सोलर से बैटरी लगाएंगे तो बैटरी का खर्चा बढ़ेगा और सारा चीज़ होगा, फिर भी 24/7 उपलब्धता सुनिश्चित करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में हमारे पास परमाणु ऊर्जा एक बेहतर विकल्प हो सकता है, और ये बेहतर विकल्प और भी दृष्टि से हो सकता है कि डेटा सेंटर जो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है ट्रेंड करने के लिए डेटा सेंटर जो बनाए जा रहे हैं, जो कि भारत में बहुत बड़ी संभावना है, उसको चलाए रखने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा चाहिए होता है, और वो ऊर्जा 24/7 रिलायबल चाहिए होता है। उसकी अच्छी बात, खराब बात यह है कि उनको बहुत मात्रा में ऊर्जा चाहिए होता है और 24/7 चाहिए होता। अच्छी बात यह है कि वो जिस प्रौद्योगिकी से है वो महंगी ऊर्जा को भी सस्टेन कर सकते हैं। इसीलिए दुनिया के ज़्यादातर देश अपने जो डेटा सेंटर को बिजली देने के लिए SMR, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर या इस तरह की चीज़ों पर चल रहे हैं, और भारत में तो आने वाले समय में और ज़्यादा ज़रूरत होगी। इसके लिए हम परमाणु ऊर्जा को नए सिरे से, खासतौर से SMR प्रौद्योगिकी के तहत, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के प्रौद्योगिकी के तहत आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक थोड़ा सा तथ्य बता दूं, इसमें नहीं है लेकिन मैं बता दूं, गूगल वो पहली कंपनी है जिसने किसी अमेरिकी कंपनी से SMR लगाने की, अपने डेटा सेंटर के लिए, अपना जो उनका जेमिनी है उसके लिए उसने समझौता किया था। गूगल ही वो पहली कंपनी थी जिसने अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए जो है सोलर पावर प्लांट लगाया था। तो ये सब गूगल के पास ही है, याद रखिएगा, तो कभी प्री में काम आ जाएगा। आइए देखते हैं परमाणु ऊर्जा की आवश्यकता क्यों है। तो देखिए, भारत की सौर ऊर्जा रणनीति का मुख्य बल सौर ऊर्जा पर केंद्रित रही है, लेकिन निर्बाध उपलब्धता की समस्या, जैसे इंटरऑपरेबिलिटी की प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी, हर समय उपलब्ध नहीं होना। सुबह बिल्कुल कम रहेगा, धीरे धीरे जैसे धूप निकलेगी बिजली ज़्यादा मिलेगी, फिर कम हो जाएगा, रात होगी बिल्कुल नहीं मिलेगा। पवन ऊर्जा है, हवा तेज चलेगी बिजली मिलेगा, नहीं चलेगी नहीं मिलेगा। जल ऊर्जा है, जब बारिश होगी, बांध में पानी रहेगा तो बिजली मिलती है, बांध सूखा हो गया नहीं मिलेगा, लेकिन हमें बिजली हमेशा चाहिए होता है। तो वो हालांकि उसकी स्टोरेज या ग्रेविटाज या बैटरी की समस्या के जरिए उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसकी भी लिमिटेशन है। इसके लिए जो है परमाणु ऊर्जा जो है बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। 24 घंटे स्वच्छ ऊर्जा, क्लीन एनर्जी है, रिन्यूएबल नहीं है, क्लीन है, ग्रीन है, तो हम इसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऊर्जा भंडारण में भारी निवेश की आवश्यकता भी इसके लिए नहीं होगी। वर्ष 2024 के मध्य तक भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता देखा जाए तो 8.2 गीगावाट थी, जो उसके कुल बिजली उत्पादन क्षमता का मात्र 2.8% है।
तो भारत ने इस बजट में इसको बिल्कुल एक तरह से कहा जाए कि इसमें एक क्रांतिकारी तरह से आगे बढ़ने की योजना बनाई है। और हमने कहा है कि हम 2047 तक जब विकसित देश बनना है तब तक हमारे पास 100 गीगावाट का परमाणु ऊर्जा का हमसे बिजली हम उत्पादित करना हमको हमारा लक्ष्य है। इसके लिए परमाणु ऊर्जा मिशन बनाया गया है और ये राष्ट्रीय सौर मिशन के तर्ज पर ये बनाया गया है। इसमें क्या है, निजी भागीदारी को भी बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है वैश्विक स्तर पर। जैसे आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी जब फ्रांस के साथ जाते हैं तो वहां पे एसएमआर की बात होती है, रूस के साथ जाते हैं तो वहां पे बात होती है, अमेरिका के साथ जाते हैं तो वहां पे भी एसएमआर या स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर की बात होती है। और देखा जाए तो स्मार्ट मॉडुलर रिएक्टर को छोड़ दिया जाए, वैसे भी ये तीनों देश जो है परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। भारत में भी योगदान छोटे रिएक्टर का है, लेकिन कुछ कमियां हैं जो इन देश आपस में मिलकर पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ पे उतना डिटेल नहीं, कभी दूसरे जगह मैंने पढ़ाया भी है, आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। तो उस पर ध्यान देने के निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसमें क्या है कि कुछ समस्याएं हैं। समस्या यह है कि भारत में जो परमाणु ऊर्जा क्षेत्र है वो परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 के तहत पूरी तरह से सरकार या नेशनल न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड NPCL है उसके लिए या उसकी सहायक कंपनियों के लिए रजिस्टर्ड है। दूसरा है, जब हमने अमेरिका के साथ समझौता किया था उसी जो कि किसके पास उत्तरदायित्व जाएगा, या चेरनोबिल जैसी दुर्घटना ना हो या भोपाल जैसी त्रासदी ना हो। तो भोपाल तो खैर कार्बाइड का था, लेकिन उस तरह की त्रासदी न हो और कौन देखेगा, उसके लिए हमने सिविल न्यूक्लियर लायबिलिटी एक्ट भी लाया था 2010 का। ये दोनों कहीं ना कहीं निजी क्षेत्र को और विदेशी कंपनियों को भारत में सहयोग करने से रोक रहे थे। तो बजट में ये कहा गया है कि इनमें भी चेंज किया जाएगा और छोटे मॉडुलर रिएक्टर पे काम किया जाएगा। छोटा मॉडुलर रिएक्टर क्या होता है, 30 मेगावाट से लेके 300 मेगावाट तक के जो विद्युत उत्पादन क्षमता करने वाले आधुनिक तकनीक आधारित रिएक्टर हैं उसको स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर कहा जाता है। और इनसे कार्बन उत्सर्जन संयंत्रों को प्रतिस्थापन किया जा सकता है। जैसे छोटे कार्बन जो हमारे पावर प्लांट है कार्बन वाले, कहीं 300 मेगावाट के हैं या 220 मेगावाट के हैं, अब उनके पास जगह तो है, अब वो बंद हो जाएंगे, उनके जगह आप इसको लगा सकते हैं, छोटे से लगा सकते हैं, तो फिर आपको ट्रांसमिशन पे ज़्यादा बोझ नहीं देना पड़ेगा। ग्रिड स्थिरता सुनिश्चित हो सकती है। समुद्री जहाज़ों की ऊर्जा को भी बचाया जा सकता है, समुद्री जहाज में लग सकता है, हमारा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसमें भी लगाया जा सकता है, हमारा जो पनडुब्बी है, तो ये बहुत सारा चीज़ कर सकता है। और मध्यम अवधि में हमने कहा है कि 5 स्वदेशी यानी 2032 तक हम 5 स्वदेशी SMR तकनीक हम विकसित करने की योजना चल रहे हैं। इसके लिए सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए भी किया है। और देखा जाए तो डेटा सेंटर की बात है तो वो मैंने आपको बता ही दिया है, उसको पढ़ लीजिएगा। और SMR तकनीक के अनुसंधान और विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जिसमें से तकनीकी उन्नयन भी हो सके और निजी क्षेत्र में भी काम हो सके। परिवहन क्षेत्र में भी ऊर्जा संचरण, परिवहन क्षेत्र हमारे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का एक प्रमुख जो है क्षेत्र है। इसी में इसके लिए EV का उपयोग जो है हम पर्यावरण अनुकूल हो सकता है, जिससे हमारी आयातित ईंधनों पर निर्भरता कम होगी। ये बात तो ठीक, आयातित ईंधनों पर निर्भरता कम होगी, लेकिन EV के लिए जो बैटरी चाहिए होता है या जो मोटर आदि चाहती है, उसके ज़्यादातर सामान तो चीन पे है। तो एक तरफ हम खाड़ी देशों से या पेट्रोलियम उत्पादक देशों पर जो हमारा निर्भरता कम हो रही है, दूसरे तरफ EV का जो सामान है उसके लिए हम चीन जैसे अपने खाटी दुश्मन के पर हमारी निर्भरता बढ़ती जा रही है। तो इसके लिए भी वही कोशिश है कि इसमें घरेलू स्तर पे इसके निर्माण को बढ़ाने के लिए एक आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित की जाए, ताकि EV हमें लाना है, लेकिन इसकी जो कमी है उसको दूर करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। कोबाल्ट, लिथियम आयन बैटरी, स्क्रैप, सीसा, जस्ता जैसी सामग्रियों पर मूल सीमा शुल्क को हटाया जा रहा है, जिससे EV निर्माण लागत घटेगी और भारत में EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माण जो है मजबूत होगा। उन्नत रसायन सेल बैटरी भंडारण पर उत्पादन से जुड़ा प्रोत्साहन लिंक योजना लाई जा रही है। EV बैटरियों के लिए आयातित 35 पूंजीगत सामानों पर सीमा शुल्क में छूट दी गई, जिससे कि भारत में EV की आपूर्ति श्रृंखला या सप्लाई चेन डेवलप किया जाए। चक्रीय अर्थव्यवस्था पर भी बल है, सर्कुलर इकोनॉमी। अभी जो भी हम बात कर रहे हैं, जैसे नॉर्मल क्या होता है, कोई भी चीज़ हम प्रकृति से लेते हैं, जो भी मटेरियल है वो प्रकृति से ही आया है, प्रकृति से लेते हैं, उसका उपभोग करते हैं, फिर उसको फेंक देते हैं। चक्रीय इकोनॉमी क्या करता है कि जो फेंकना है उसको पहले उसमें से रिसाइकिल करो, और जो काम की चीज़ें हैं उसे फिर से ले लो, और जो जरूरी चीज़ें नहीं है फिर उसे। तो इसमें क्या होता है कि हम काफ़ी हद तक जो है चीज़ें अपने लिए निकाल पाते हैं। तो इस पर कोशिश की जा रही है, और चक्रीय अर्थव्यवस्था हमारी ऊर्जा खपत को 11% तक कम कर सकता है, ये बात बता रहा है। तो ऐसे में बजट निर्माण में जहाज निर्माण से जैसे अन्य क्षेत्रों के लिए चक्रीय इकोनॉमी को लाने की बात की गई है। कृषि क्षेत्र पर ध्यान हमारे इस बजट में किया गया है। देखा जाए, भारत सरकार
किसानों के समर्थन और उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। जलवायु परिवर्तन के दौर में जब यह कृषि क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है, किसानों की आय घट रही है, उनकी आजीविका खतरे में डाल रही है, तो ये और भी आवश्यक हो जा रहा है। तो ऐसे में जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली विषम परिस्थितियों से कृषि उपज और खाद्य उत्पादन को सुरक्षित करने के लिए सरकार क्या करी है, उच्च उपज वाले ऐसे बीजों के लिए राष्ट्रीय मिशन ला रही है जो जलवायु सह हो, जलवायु रिसाइलेंट हो या लचीली परिस्थिति हो। और इससे क्या हो कि किसान अत्यधिक विषम मौसमी घटनाओं का सामना कर सकेंगे और भारत की खाद्य सुरक्षा को मजबूत कर सकेंगे। साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता की सुरक्षा हेतु भी भारत प्रतिबद्ध है और ये उसके विभिन्न तंत्रों में दिखाई देता है। देखिए, जैव की विविधता के प्रति संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्रों का संरक्षण आवश्यक है, क्योंकि यह जब जैव विविधता बनी रहे और यह जलवायु को तंत्र को नियंत्रित करा जाए। इनके संरक्षण से कमजोर समुदायों के लिए भी सतत आजीविका को क्या होता है, समर्थन मिलता है। 2025-26 में प्राकृतिक संसाधनों और प्राकृतिक संरक्षणों के लिए भी इसमें प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हाथी के लिए अधिक धनराशि की व्यवस्था की गई है। तो ये भी हमने साथ साथ इसमें ध्यान रखा है। सतत शहरी विकास हेतु शहरी चुनौती कोष की भी स्थापना की गई है। ये 1 लाख करोड़ का जो कोष जुटाया जाएगा, ये जो है शहरी क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर या आवासीय चीज़ों, खासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर का जो स्थानीय स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे रिसाइलेंट बनाया जा सके, इसमें जलापूर्ति और स्वच्छता को प्राथमिकता दी जाएगी। इस कोष से परियोजनाओं का 25% वित्तीय सहायता दी जाएगी। जो कौन सी परियोजनाएं जो पीपीपी मोड पे चला रहे हों और 75% स्थानीय स्तर पे और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे जो है अगर वो व्यवस्था करते हैं तो इससे 25% सरकार द्वारा इसमें दिया जाएगा। अब ये क्या है कि भारत बजट जो है, बजट 2025-26 भारत की हरित और सतत विकास यात्रा को मजबूत कर रहा है। जितने सारी चीजें दिखाए हैं बजट के बारे में बताया गया, उससे ये साफ लगता है कि हमारा जो बजट है वो पर्यावरण अनुकूल बजट है और ये इसकी विकास यात्रा को, हमारा जो है विकास कैसा है, हरित और सतत विकास, भारत को विकास भी करना है लेकिन वो हरित और सतत विकास की यात्रा पर वो चल रहा है। और यह बजट जलवायु प्रौद्योगिकियों के लिए भारत को एक प्रतिस्पर्धी विनिर्माण केंद्र भी बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जो क्या बनाएगा, देश को आत्मनिर्भर बनाएगा और वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करने के लिए साझा लक्ष्य को प्राप्त करने में अन्य देशों की भी सहायता करेगा। देखिए, कई बार माना जाता है कि जलवायु परिवर्तन के लिए जो आप विनिर्माण आदि करेंगे वो सिर्फ आपके लिए, वो आपको तो आपका तो जरूरत की चीजें पूरी करेगा ही, वह दुनिया के अन्य देशों को जो लाइक माइंडेड देश हैं उनके लिए भी ये जरूरतों को पूरा कर सकता है। जैसे यूरोपीय यूनियन के देश, वो अभी ग्रीन उनको संचरण जा रहे हैं, सोलर और बहुत सारी चीज़ों के लिए किस पे निर्भर है, चीन पे निर्भर है और चीन ने उनको कई बार ठगा है। और अब ज़्यादातर उन देशों में ये बात आ रही है, अब बिल्कुल मजबूर न कर दें अमेरिका, तो उनकी बात आ रही है कि एनीथिंग बट चाइना को छोड़कर ABC बोला जा रहा है, चीन को छोड़कर कोई भी देश चलेगा। और ऐसे में भारत एक बेहतर विकल्प है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, कई सारे यूरोपीय देशों के जो मंत्री हैं और अधिकारी हैं उन्होंने ये कह रहे हैं कि भारत के साथ मिलके वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को, ग्रीन एनर्जी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है, उसको बना सकते हैं। वो भारत के लिए भी काम करेगा और उन देशों के लिए भी वो काम कर सकता है। तो ये बजट का ये सारा चीज़ रहा। अगला जो बजट का पहलू है वो है कि भारत का राजकोषीय जो बजट है वो राजकोषीय संघवाद को बढ़ाने देने बात है। राजकोषीय संघवाद ये कहता है कि जो सत्ता के विभिन्न स्तर होते हैं उनमें वित्तीय तंत्र या संसाधनों का बंटवारा होना चाहिए। भारत में संघवाद है, ये तो आपको पता है, हमारा संविधान ही संघवाद की बात करता है, फेडरलिज्म की बात करता है। हालांकि वो यूनियन ऑफ स्टेट कहता है, लेकिन उसमें फेडरलिज्म की काफ़ी चीज़ें हैं, क्योंकि फेडरलिज्म की काफ़ी कुछ गुण दिखते हैं। हाँ, उस तरह का नहीं है जिस तरह से आप अमेरिका की बात करेंगे, लेकिन फेडरलिज्म के काफ़ी चीज़ें हैं। उसमें से एक है कि 7वीं अनुसूची विभिन्न विषयों का बंटवारा करती है, केंद्र के राज्य की समवर्ती सूची की बंटवारा करती है। साथ ही साथ उन्हीं 7वीं अनुसूची में ही केंद्र के लिए भी संसाधनों का, रिसोर्स का बंटवारा है, राज्य के लिए भी बंटवारा है और बाकी स्थानीय संसाधनों, स्थानीय शासन के लिए भी संविधान के 29वीं अनुसूची 11वीं और 12वीं अनुसूची में बंटवारा है। यानी कुल मिला के भारत में हमारा संविधान ही राजकोषीय संघवाद की बात करता है और ये बजट में भी ये चीज़ें दिखाई देती है। तो आइए जरा सा इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपने बजट भाषण में कहा कि विकसित भारत बनाना है और इस जो परिकल्पना है उसको बनाए रखने के लिए एक महत्वाकांक्षी उन्होंने रोड मैप किया
और वित्त मंत्री ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करना केंद्र और राज्यों के बीच मजबूत साझेदारी पर जो है निर्भर करता है। और ये सहयोग न केवल आर्थिक विकास के लिए बल्कि देश के विविध भौगोलिक क्षेत्रों में जो संतुलित विकास के लिए भी यह महत्वपूर्ण हो जा रही है। और ऐसे में बजट में उल्लिखित अनेक विकासात्मक योजनाएं और पहल इस बात पर रेखांकित करती हैं कि राजकोषीय संघवाद इस लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रमुख साधन के रूप में होता है। क्या होता है राजकोषीय संघवाद? देखिए, ये बताते हैं कि जर्मन अर्थशास्त्री रिचर्ड मसग्रेव द्वारा विकसित अवधारणा राजकोषीय संघवाद, या कह सकते हो कि फिस्कल फेडरलिज्म, संघीय व्यवस्था में सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच वित्तीय संबंध और संसाधन आवंटन का वर्णन करती है। भारत में इसका तात्पर्य है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय शक्तियों और जिम्मेदारियों का बंटवारा कैसे होता है। राजकोषीय संघवाद हमारे आर्थिक शासन की रीढ़ है और हमारे संविधान में ही संघ और राज्यों के बीच वित्तीय भूमिकाओं को स्पष्ट किया गया है, जो 7वीं अनुसूची में कहा गया है। अगर संविधान के कुछ प्रावधान देखें, जैसे अनुच्छेद 270, ये बताता है कि राज्य संघ और राज्यों के बीच लगाए गए और वितरित किए जाने वाले करों के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 275 ये संघ से राज्यों को दिए जाने वाले अनुदानों की बात करता है। अनुच्छेद 279 ये जीएसटी परिषद के बारे में गठन करता है, जो केंद्र और राज्यों से मिलकर बना है और जीएसटी को लेकर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लेकर, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको लेकर प्रावधान करता है। आर्टिकल 280 ये संघ और राज्यों के बीच कर आय के वितरण या अन्य जो है या वहां से राज्यों से स्थानीय करता है, जिसे हम वित्त आयोग कहते हैं। यानी हर 5 वर्ष पर एक वित्त आयोग का जो गठन होता है। अभी 15वां वित्त आयोग का चल रहा है 2026 तक, 16वें के लिए भी गठन की प्रावधान शुरू हो गए हैं। राजकोषीय संघवाद को मजबूत करने के लिए अगर इस बजट में देखा जाए तो एक दशक में केंद्र सरकार ने राजकोषीय संघवाद को मजबूत किया है। कैसे पता चलेगा कि मजबूत किया है? भाई कैसे जानोगे? तो जाना जाएगा। अगर ये कह रहे हैं तो ये बता रहे हैं, जैसे 2013-14 में केंद्र से राज्यों को जो पैसा जाता था, आज जो केंद्रों से राज्यों को अंतरण होता है उसमें काफी अंतर आ गया है। देखिए, 2013-14 में संसाधनों का सकल अंतरण 5,35,000 करोड़ रुपए होता था केंद्र से, कहां पे? राज्य को। विभिन्न मदों से होता, वो अभी हम देखेंगे। 2024-25 में, यानी जो वित्तीय वर्ष अभी चल रहा है जो है, उसमें 21,12,000 करोड़ रुपए का हुआ था। और जो ये बजट है उसमें प्रावधान करके 25.6 लाख करोड़ का कर दिया गया है। यानी देखा जाए तो पिछले 11 सालों 12 सालों में, यानी जो है राज्यों से, केंद्र से राज्यों के अंतरण में 5 गुना का लगभग जो है वृद्धि, 500% की वृद्धि हुई है। ठीक है, आप उसको नॉमिनल टर्म पे ही ये दिखेगा, नॉमिनल टर्म पे भी करेंगे तो भी ये जो नॉर्मल दर से जो हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है उसका दुगना तो ग्रोथ रेट ये दिखाई देता ही है। और इसलिए ये बता रहा है कि ये सहकारी संघवाद और संतुलित क्षेत्रीय विकास को जो है केंद्र सरकार जो प्रतिबद्ध है वो चीजें दिखाई दे रही है, और उसके बजट अंतरण में भी ये चीजें दिखाई दे रही है। केंद्रीय बजट में जो राजकोषीय संघवाद है, राजकोषीय संघवाद क्या है कि केंद्र से और राज्यों से जो के बीच जो है वित्तीय रिसोर्सेस का सही ढंग से बंटवारा हो। अब यहाँ पे संघवाद में भी केंद्र जो है एक कह सकते हैं गार्जियन की भूमिका में रहता है। ऐसे में देखा जाए कि बजट के द्वारा राजकोषीय विकेंद्रीकरण को और राज्यों को सशक्त करने के लिए जो प्रयास किए गए हैं वो 4 स्तंभ मॉडल पर ये डिजाइन है, 4 चीजों पर डिजाइन है, और इनको आगे हम डिस्कस करेंगे। जिसमें है कि राज्यों को करों और शुल्कों के अंतरण में वृद्धि करना है। एक तो पहला ये है कि जो राज्य से जो उनको शुल्क और वो जाता है, टैक्स जाता है, उनकी हिस्सेदारी है, वो वृद्धि करो। पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता दो ताकि राज्य भी अपने जो संतुलित क्षेत्रीय विकास है उसको कर सकें। राज्यों को जो अनुदान सहायता है, सेंट्रल स्कीम है, उसे ज्यादा बढ़ाया गया है। और राज्यों को उधार लेने की सीमा को थोड़ा बढ़ा दिया गया है। जैसे भारत सरकार तो ले सकती है, लेकिन राज्यों पे कुछ लिमिटेशंस है, उस लिमिटेशंस में भी थोड़ी सी वृद्धि कर दी है। लेकिन यानी राज्य जरूरत पड़ने पर अपने उधार लेकर भी पूरा कर सकते हैं। तो इन्हीं 4 अगला हम इन्हीं 4 ही स्तंभ के आधार पर देखेंगे बजट में क्या क्या है। स्तंभ 1 में देखा जाए तो केंद्रीय करों और शुल्कों का उच्च अंतरण हुआ है। भारत के संविधान में आर्टिकल 280 जो है वो वित्त आयोग की बात करता है, और वित्त आयोगों के जो है प्रावधान के तहत केंद्रीय करों और शुल्कों का बंटवारा होता है। जो है 14वें वित्त आयोग ने, जो इसके पहले का वित्त आयोग था, उसने जो बंटवारा था केंद्र के ओवरऑल रिसोर्स से राज्यों को जाना, वो 31% था, उसको बढ़ा के 42% कर दिया 14वें वित्त आयोग ने। यानी कि पहले जो ओवरऑल सेंट्रल का जो है राजस्व आता था
उसमें से टैक्स कलेक्ट होता था, उसमें से राज्यों के लिए 31% जाता था। 14वें वित्त आयोग ने 42% कर दिया और सरकार ने उसे मान लिया था। जो 15वां वित्त आयोग आया वो उसी को बनाए रखा, लेकिन उसने 42 की जगह 41% कर दिया। अब आप कहेंगे सर ये तो कम हो गया। नहीं, ये राज्यों का है। केंद्र शासित प्रदेशों को तो वह केंद्र के तहत ही माना जाता है। एक राज्य जो 14वें वित्त आयोग में राज्य था, अब उसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, इसलिए ये 1% की कमी दिखाई देगी। अदरवाइज ये उतना ही है और इसे सरकार ने मान लिया है। और इसको बजट में अगर देखा जाए तो 25-26 के इस साल के बजट में देखा जाए तो 4 राज्यों को कुल 4,22,444 करोड़ रुपए कर और शुल्कों के रूप में अंतरण किया गया था। और ये 24-25 के 12,47,000 करोड़ से 14% की ज्यादा वृद्धि है। अगर आप पिछले साल के आप अर्थव्यवस्था के ग्रोथ रेट 7% भी माने और उसमें आप मान लो कि 4% के आधार पे अगर आप उसको इन्फ्लेशन भी मान ले, यानी नॉमिनल पर भी माने, तो वो 10-11% के आधार पर जो है ग्रोथ रेट था। और जो है डेवल्यूशन कितना किया गया है? 14%। यानी ये दिखा रहा है कि भारत राज्यों को समान भागीदार बनाने के लिए भारत सरकार प्रयासरत कर रही है। दूसरा स्तंभ है, एक तो उनका करों का और शुल्क के रूप में जो उनकी खुद की अपनी है वित्त आयोग के जरिए। दूसरा है कि पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता का प्रावधान जो है कोरोना के बाद से सरकार ने शुरू किया है। कोविड-19 महामारी आई तो हर उसकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो है एक राज्यों के लिए भी कि वो अपने यहाँ भी कर सके 50 साल के ब्याज मुक्त 50 साल तक ब्याज मुक्त ऋण के लिए राज्यों के लिए एक 50,000 करोड़ का उसमें फंड था। बजट 2025 में जो है हालांकि बजट पिछले साल के बजट से अभी हमने राजकोषीय घाटे को कम करने का लक्ष्य रखा, फिर भी सरकार ने इसे बढ़ा के 1.5 लाख करोड़ रुपए जो है ये ऋण राज्यों को पूंजी निवेश के रूप में दिया जा सकता है, जो 50 साल में उनको लौटाने होंगे और उस पर भी ब्याज नहीं लगेगा। तीसरा स्तंभ है केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान सहायता। देखिए, अनुदान सहायता भारत में यानी जो ग्रांट सब्सिडी ग्रांट जो दी जाती है वो राजकोषीय संघवाद को सुदृढ़ करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रणाली के रूप में काम करता है। और ये वित्त आयोग द्वारा अनुमानित आवंटन के साथ साथ केंद्र प्रायोजित योजनाओं को सेंट्रल सेक्टर स्कीम के जरिए ये धनराशि उपलब्ध की जाती है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है कि ये केंद्र द्वारा तैयार की जाती है और राज्यों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। और इसमें जो है संसाधनों का आवंटन बराबर होता है। यानी जैसे देखा जाता है कि 50-50 होता है, केंद्र 50 देता है, राज्य 50 देता है। और कुछ जैसे जो विशेष श्रेणी के राज्य हैं उनको 75-25 कर दिया जाता है या 90-10 कर दिया जाता है, उसमें जो है बाकी नॉर्मली जो है 50-50 के क्रम में या कुछ और भी होता है तो ये करते हैं। यानी केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं। एक केंद्रीय योजना है उस तो पूरी तरह से केंद्र सरकार की ही चलती है। 25-26 के बजट में भी केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए 5,41,850 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं, जो पिछले साल के बजट अनुमान में 5,05,000 करोड़ थे। तो ये दिख रहा है कि इसमें भी काफी वृद्धि करीब की गई है, करीब 7% के आसपास जो है ये वृद्धि दिखाई दे रही है। और ये विभिन्न उसमें दिखाई देती है, जैसे कृषि के क्षेत्र में देखा जाए तो कई सारी योजनाएं शामिल है। प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना चल रही है। ये जो है 120 जो है ऐसे कृषि जिले जिनमें उत्पादकता कम है या यील्ड प्रोडक्टिविटी कम है, उनको एस्पायर बिलिंग जो है डिस्ट्रिक्ट या आकांक्षी जिलों के तहत ये बनाना है। और इसमें 1 करोड़ से ज़्यादा किसानों के जो है जीविका को बेहतर बनाने की दिशा में काम चल रहा है। दलहन में आत्मनिर्भरता की है, उड़द है, तूर है और एक दलहन है। 3 फसलों के लिए ये व्यवस्था की गई है। उसमें डिटेल में PDF में आपके रहेगा। सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कपास उत्पादकता मिशन में लंबे रेशे वाले कपास की किस्मों को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जिससे भारत में कपास उत्पादक किसानों को वृद्धि हो, साथ में हम कपड़ा उद्योग के अपना जो खोया हुआ चल रहा है वो भी हम प्राप्त कर सके। ग्रामीण विकास के लिए जैसे ग्रामीण संपन्नता और क्षमता निर्माण एक नई कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो वहाँ के रहने वाले लोगों को उनको इतना सक्षम बनाया जाए, उनको स्किल दिया जाए और रोजगार का अवसर दिया जाए, ऐसा दिया जाए कि उनके लिए पलायन करना मजबूरी हो न हो, वो उनकी विकल्प हो कि ठीक है हमें और बेहतर विकल्प चाहिए तो आप जाओ, लेकिन मजबूरी में नहीं यार कि क्या करें अगर हमारा बस चलता है। जैसे बहुत सारे हैं जो गांव में ठीक ठाक साफ सुथरे वातावरण में रहते हैं, वो शहरों में आते हैं, दम घोटू सब देखते हैं तो उनको लगता है यार कि मजबूरी है, नहीं तो हम शहरों में नहीं रहते, नारकी जीवन जो जीते हैं। सभी की बात नहीं जो स्लम्स आदि में रहते हैं, तो वो ये है कि वो मजबूरी में न जाएं। सरकार इस पे ध्यान दे रही है कि ठीक है जो आपको लगता है कि आप बेहतर कर सकते हैं तो जाइए, और वैसे भी वहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मजबूरी में किसी का पलायन न हो, इसके लिए ग्रामीण संपन्नता और क्षमता निर्माण योजना शुरू की गई है। जल जीवन मिशन जो चल ही रहा है उसको 2028 तक बढ़ा दिया गया है ताकि 15 करोड़ लोगों को
नल से जल दिया जा सके, इसमें जन भागीदारी भी लाई जा रही है और 100% कवरेज की बात की जा रही है, जो अभी 80% कवरेज है। शहरी विकास के लिए देखिए शहरी आजीविका को मजबूत करने की काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत जो स्ट्रीट वेंडर का है उनके लिए 68 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडरों को उच्च ब्याज वाले औपचारिक क्षेत्रों से ऋण से राहत प्रदान करने की बात की जा रही है। जो हमारे एक शहरी क्षेत्र की चुनौती निधि है, यानी कई सारी स्ट्रेस चीज़ें हैं, उसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए शहरी चुनौती कोष दिया जा रहा है, जिस पर हम अभी ऊपर ही चर्चा कर लिए थे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा या जो गिग वर्कर हैं या प्लेटफॉर्म वर्कर हैं, ये एक तरह से कह सकते हो कि पार्ट टाइम या बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे काम करने वाले लोग होते हैं, इनके लिए इनको सामाजिक सुरक्षा देने की बात की जा रही है। इन्हें जो है श्रमिक पोर्टल से जोड़ा जाएगा, इन्हें प्रधानमंत्री आरोग्य जो है हेल्थ कार्ड जो है उसे इशू करने की बात की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें की जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में कई सारे अटल टिंकरिंग लैब की बात की जा रही है। जो स्कूल हैं माध्यमिक उनको ब्रॉडबैंड से जोड़ने की बात की जा रही है। आईआईटी में छात्रों की संख्या बढ़ाने की बात की जा रही है। अंतिम जो है जो चौथा स्तंभ है, बढ़ी हुई उधारी के माध्यम से राज्य के वित्त को मजबूत करने पर बल दिया जा रहा है। देखिए वित्त मंत्री ने राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद के 0.5% का अतिरिक्त उधार की प्रावधान की है। अभी क्या होता है, जो संघीय राजकोषीय व्यवस्था में होता है, जो मुद्रा होती है या आप कह सकते हो राजकोष का जो जिम्मेदारी होती है वो संघ की होती है, और संघ पे तो खैर अब FRBM के तहत ऋण लेने की सीमा है, लेकिन चाहे तो संघ उससे ऊपर जा सकता है। लेकिन राज्यों के लिए केंद्र सरकार जो बनाए हुए विधान के तहत उसी के अंदर रख के ही वो ऋण ले सकता है। तो उसको थोड़ा सा लिमिट बढ़ा दिया है, यानी राज्य थोड़ा अपने स्टेट GDP का जितना % ऋण ले सकते थे उससे 5.5% और ज़्यादा ले सकते हैं, और इससे निश्चित रूप से राज्यों को 2 लाख करोड़ रुपए की राशि अलग तरीके से उनको उपलब्ध हो जाएगी, जो उनकी ज़रूरत की बात है। उपसंहार के रूप में देखा जाए तो देखिए भारत की निरंतर प्रगति के लिए एक सशक्त संघीय ढांचा आवश्यक होता है, और केंद्र सरकार के आर्थिक दृष्टिकोण में ये प्राथमिकता हमारी दिखाई देती है। केंद्रीय बजट 2025-26 इसी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो प्रतिस्पर्धी यानी कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव फिस्कल संघवाद की तरफ ले जाता है। जो कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, तो वो वित्तीय तंत्र में भी वो चीज़ें दिखाई देती है। वैसे भी मैं अभी जैसे कल या पिछले जो उसमें बात किया था कि विश्व बैंक की अभी एक रिपोर्ट आई है भारत को लेकर कि एक पीढ़ी में वो चाय का देश बनना, ठीक है, कि 20-25 सालों में क्या कोई देश वो चाय का बन सकता है, तो बना है, और भारत भी बन सकता है, क्योंकि 225 चल ही रहा, 47 तक हमें वो चाय का देश बनना है। तो उसके लिए कई सारी चीज़ें बताई गई थी जिसके आधार पे वो बन सकता है। उसमें यह भी था कि राज्यों को भी पर्याप्त रूप से भागीदार बनाना होगा, और इसी दिशा में बजट भी ये प्रावधान कर रहा है। एक और इस बजट का जो छोटा सा है पहलू वो है कि कर सुधारों पर कई सारे काम किए गए हैं। जैसे मध्यम वर्गों को राहत दी गई है, 12 लाख तक की छूट है, और टैक्स की स्लैब भी कम किया गया है। करों को जो है कर की जो है जैसे TDS आदि है, या ITR भरने के लिए जो पहले 24 था उसको 48 कर दिया है कि 2 साल में उसको सुधार कर सकते हैं। TDS है उसमें सुधार कर सकते हैं। निवेश और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करने के लिए कर नीति को इस तरह से बनाया गया है कि हमारे यहाँ पे निवेश आ सके, और ऐसे में एक संतुलित और विकास उन्मुख कर व्यवस्था का इसमें हाथ है, उसको हम देखते हैं। परिचय के रूप में देखा जाए तो पिछले 1 दशक में भारत की कर प्रणाली को सरल बनाया गया है, पारदर्शी बनाने की कोशिश की गई है, और पूर्वानुमान योग्य बनाने पर जोर दिया गया है। देखिए कर के बारे में समझा जाए तो चाणक्य ने जो अपनी किताब लिखी है राजनीति शास्त्र और कूटनीति पर, उस किताब का नाम है अर्थशास्त्र। यानी ये बताता है कि देश में शासन संचालन के लिए अर्थ कितना महत्वपूर्ण होता है, और अर्थ के बगैर कहते हैं कि जैसे हमारे शरीर में रक्त है, वही प्रशासनिक तंत्र में या शासन व्यवस्था में रक्त की वो भूमिका होती है। तो रक्त के बगैर तो कोई काम हो ही नहीं सकता है, हमारा शरीर चल ही नहीं सकता। तो कर या आय जो है रेवेन्यू के बगैर कुछ नहीं होता। उसको लेकर कर हम किससे लेते हैं? लोगों से ही लेते हैं, क्योंकि हम लोगों के लिए ही शासन करते हैं। उसी चाणक्य ने भी ये बताया था कि राज्य कर इस तरह से ले जैसे पका फल है, यानी कच्चा फल तोड़ना और पका फल पक जाए तो आ जाए। यानी कर कभी भी, जैसे आपने 100 रुपये कमाया, हम आपसे कहें कि 5 रुपये हमें दे दो, बदले में हम आपको कुछ नहीं देंगे। कर यही होता है, बदले में डायरेक्ट रूप से कोई कुछ नहीं देता है, तो थोड़ा सा कष्ट करता है। तो ये बताता है कि व्यवस्था ऐसी रहनी चाहिए कि जो लोगों को कम से कम अहित कर लगे, यानी जो बहुत कमज़ोर है उनसे कर ना भी लो,
या लो भी तो उनको इतना कम से कम लो कि बिल्कुल पता न चले, जो थोड़ा संपन्न है उनसे ज़्यादा लो। ये सब चीज़ें कर व्यवस्था के तहत होती है और इसी व्यवस्था पे ही ज़्यादातर जो लोकतांत्रिक देश है वो चलते हैं, क्योंकि लोकतंत्र का सिद्धांत ही है कि अगर हम आपसे कर ले रहे हो तो हमें प्रतिनिधित्व दो। तो हमारे प्रतिनिधि, उनको पता है जनता के बीच में जाना है तो वो बहुत ज़्यादा हितों तक वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कर अनुपालन को सरल बनाना है कि कर ऐसा ना रहे कि पीड़ित करे, कि उसको नहीं लोगों को चोर समझ के जो आईटी वाले या जो भी टैक्स ऑफिशियल है वो बिहेव करे। हाँ, मानना चाहिए वो जो गलत करेंगे उनके लिए व्यवस्था हो, लेकिन पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ये करना पड़ेगा। इसीलिए कर अनुपालन को सहज बनाने की बात की जा रही है, दरों को युक्त संगत करने और स्वैच्छिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए जो है इसमें पहल किया गया है। और इसमें जो महत्वपूर्ण सुधार है वो है करदाताओं को बोझ कम हो और प्रणाली अधिक कुशल हो। मध्यम वर्ग के लिए जो राहत दी गई है, 12 लाख तक के रुपए वार्षिक आधार वाले कर की देयता कम की गई है। सरकार ने कर प्रणाली को सरल और पूर्वानुमेय योग्य बनाने के लिए भी जटिल बहुस्तरीय ढांचे को सरल करना है। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल सरल हो ताकि आसानी से लोग उसे समझ सकें, उसको ITR भर सकें। स्वस्वामित्व वाली दूसरी संपत्ति पर कराधान के पुराने प्रतिबंधों को हटाया गया है। ये कुछ अच्छी चीज़ें की है। कर अनुपालन में आसानी और तनाव में कमी लाने की बात की गई है। जैसे देखिए, ITR अपडेट की समय सीमा जो 24 महीने थी उसको बढ़ाकर 48 महीने कर दिया गया है, ताकि करदाता अगर कोई त्रुटि रहे तो उसको सुधार कर सकें। TDS यानी कि जो है टैक्स डिटेक्टेड एट सोर्स और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, इन दोनों के प्रावधानों को सरल बनाया गया है और ताकि जो गैर फाइलर हैं उनको कटौती के बोझ का लाभ हो सके। और TCS के लिए जो है अब आपराधिक दायित्व नहीं है, यानी जो हमारा TDS, जैसे हमें कोई पेमेंट कहीं से मिल रहा है तो उस पर कुछ जो कर कटेगा वो TDS हो जाएगा और उसको जो जमा करेगा वो TCS हो जाएगा। तो उसको लिए ये नहीं कि आपराधिक हो, हाँ अगर फाइन आदि हो तो वो चलता रहता है। निवेश और आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहन देने की बात की है। तो जो स्टार्टअप कर चल रहा था उसे 1 अप्रैल 2030 तक बढ़ा दिया गया है, जो उसको टैक्स लाभ मिल रहा था। शिपिंग उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है, जो हमने देखा था पिछले आर्टिकल में, आपको मैंने बताया था। उसमें जो है टन भार कर योजना को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि भारत में इसे अंतर्देशीय जहाज़ों को भी ये लाभ किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में वैश्विक निवेशों को आकर्षित करने के लिए भी कर छूट देने की बात इसमें की जा रही है। तो निष्कर्ष में देखा जाए तो जो हमारा बजट है एक संतुलित विकास उन्मुख कर विजन का या कर दृष्टिकोण का क्या करता है, बात करता है। और यह देखा जाए तो भारत की कर प्रणाली प्रगतिशील है। प्रगतिशील क्या होता है? जिसमें उच्च आय वर्ग के लोगों को अधिक कर योगदान देते हैं, यानी जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती है वैसे वैसे ज़्यादा आप कर देते हैं, इसलिए उनको जो ज़्यादा थोड़ा सा क्या है कि उनको प्रेशर कम हो। मतलब वही सिद्धांत कि पका फल लेना है, कि अगर आप किसी से पैसा ले रहे हो तो उसको दुख होता है, तो ऐसे लो कि उसे कम से कम दुख हो। तो वही है कि जिसके पास, जैसे हम किसी के पास 100 रुपये हो और आप उससे 10 रुपये लो, किसी के पास 1 लाख हो और आप उससे 100 रुपये लो, तो वो आसानी से दे सकता है, या 1000 लो तो वो आसानी से दे सकता है कि वो चलो ठीक है यार। तो वही है कि इस तरह को जिसके पास ज़्यादा हो उससे ज़्यादा कर लिया जाए, उसको प्रगतिशील कर प्रणाली कहा जाता है। और पिछले कुछ वर्षों में कर प्रशासन में किए गए सुधारों के परिणाम स्वरूप टैक्स GDP अनुपात बढ़ा है, यानी जो GDP है उसके अनुपात में जो कर है वो बढ़ रहा है, यानी जो लोग ज़्यादातर अर्थव्यवस्था फॉर्मलाइजेशन की तरफ हो रही है और जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कर देने की तरफ हो रहे हैं। देखा जाए कि वित्त वर्ष 24-25 में जो कर GDP अनुपात था 11.9% तक जो है पहुंच गया है, यानी लगभग 12% जो है GDP का हम सरकार को कर के रूप में आता है। और प्रत्यक्ष कर जो है GDP का 6.9% तक पहुंच गया है और 10% के बाउंसी के साथ इसे 1.2% यानी लगभग 120% की बाउंसी भी मिलने की इसमें संभावना है। और ऐसे में केंद्रीय बजट एक निष्पक्ष, प्रभावी और भारत आर्थिक जो है संरचनाओं के अनुकूल एक बजट प्रणाली ला रहा है और इसी दिशा में आगे बढ़ने की लगातार कोशिश हो रही है, जिसमें कर प्रणाली ऐसा हो जो कि लोगों के अनुकूल हो, सरकार के राजस्व को भी बढ़ाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है कर प्रणाली में स्वेच्छा से आ जाएं और पॉजिटिव जो अप्रोच जो है कर प्रशासन का हो वो पॉजिटिव हो। ठीक है, तो तीसरे पार्ट में इतना ही। बाकी अगले पार्ट में चूंकि इस बार की योजना में ढेर सारे करीब 14 आर्टिकल हैं, तो अभी हमने 9 आर्टिकल 3 पार्ट कर लिया है। अब आगे देखते हैं कितने में हो जाता है, फिर मिलते हैं। बाकी कोई भी प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।